अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक जो है वो सेक्शन 3.3 है, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट्स एंड डायरेक्शंस के बारे में। एज वी नोट एट इन अ मेट्रिक स्पेस एक्स द डिस्टेंस जो है उसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, ये चीज़ हमें पता है। फ्रॉम एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स टू अ नॉन एम्प्टी सबसेट एम इज अ सबसेट ऑफ एक्स इज डिफाइंड टू बी। अगर कोई डिस्टेंस हमने डिफाइन करना है ना किसी एक एलिमेंट एक्स से, तो उस डिस्टेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इन्फिमम लिया करेंगे एक्स और वाई टिल्डा के बिटवीन में, जबकि ये वाई कहाँ से हमारा बिलोंग कर रहा होगा? एम से, और जो एक्स है वो कहाँ से बिलोंग करेगा? कैपिटल एक्स में से बिलोंग कर रहा होगा। अगर हम इसको देखें डायग्रामेटिकली तो हमारे पास ये चीज़ आएगी कि देखिए आपके पास एक एक्स है, एक्स के अंदर एक आपके पास सेट एम का सेट है। तो आपने एक्स कहाँ से लेना है? कैपिटल एक्स में से। फिर वाई टिल्डा कहाँ से लेना है? एम में से लेना है। इन दोनों के दरमियान, दोनों पॉइंट के दरमियान जो है डिस्टेंस, कम से कम फासला जो है उसको हम डिस्टेंस यानी डेल्टा का नाम देते हैं। और यहाँ पे ये बताया गया है कि m जो है वो नॉन एम्प्टी सबसेट हमने लेना है। जैसा कि यहाँ पे ये देखें x का एक हमने नॉन एम्प्टी सबसेट हम लिया है। अगर सेट एम्प्टी होगा तो फिर हम उसमें से कोई एक y पॉइंट सेलेक्ट नहीं कर सकते। और इसी तरह अगर हम इस डिस्टेंस को नॉर्म स्पेसिस में लेके जाना चाहें तो फिर हम क्या करेंगे? इस डिस्टेंस पर नॉर्म अप्लाई कर देंगे, दोनों साइड पे हमारी नॉर्म अप्लाई हो जाएगी। तो नॉर्म में हम डिस्टेंस को इस तरह से जो है वो सम अप करते हैं या फाइंड करते हैं। A simple illustrative example is shown in figure 26। यहाँ पे आपको एक 26 फिगर भी नजर आ रही होगी। दिस वन, यहाँ पे ये देखें आपको उसने इलस्ट्रेट किया हुआ है कि कैसे इस डिस्टेंस को जो है फॉलो अप किया जाता है, ये कैसे फाइंड किया जाता है। We shall see that it is important to know whether there is a y belongs to M such that delta is equals to x minus y norm. That is intuitively speaking a point y belongs to M which is closest to the given x, and if such an element exists, whether it is unique. This is an existence and unique problem. It is of fundamental importance theoretically as well as in application, for instance in connection with approximations of function। अब वो यहाँ पे आपको ये बता रहे हैं कि अगर हम देखते हैं कि कोई और एक पॉइंट y सिलेक्ट करते हैं जो कि m से बिलोंग कर रहा है, तो हम चेक कर सकते हैं कि क्या ये जो y है ये क्लोज है x के, या ये वही पॉइंट y टिल्डा वाला है, या यूं कह लें कि हमारे पास ये पॉइंट जो है वो यूनिक होता है या एक से ज़्यादा पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ये यूनिकनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसकी इम्पोर्टेंस हम देखते हैं एप्लीकेशन में भी, थ्योरेटिकल में भी। जैसे हमने पिछले कुछ एक्सरसाइजेज में क्वेश्चन किए थे तो उसमें हमने दो पॉइंट्स लेके फिर उनको शो करवाया था कि ये एक्चुअल में एक ही पॉइंट है, एग्जिस्टेंस उसकी यूनिकनेस शो करवा दी थी। Figure 27 illustrates that even in a very simple space such as the Euclidean space R2, there may be no y satisfying equation 2, or precisely one such y or more than one y, and we may expect that other spaces, in particular infinite dimensional ones, will be much more complicated in that respect. For general non-spaces this is the case. We shall see in chapter 6. But the Hilbert spaces, the situation remains relatively सिंपल। ओके, ये देखिए यहाँ पे उसने कहा अगर हम टू डायमेंशन की बात करें, जैसे ये हमारे पास टू डायमेंशन है, इस टू डायमेंशन में हमें कोई ऐसा वाई पॉइंट नहीं मिल रहा कि जिसमें से हम इसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकें। लेकिन अगर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम किसी स्ट्रेट लाइन पे वो पॉइंट सेलेक्ट कर लें तो हम कहेंगे कि हमारा वो पॉइंट क्या है? यूनिक पॉइंट है। इसी तरह अगर हम जो है इसको थ्री डायमेंशन में लेके जाना चाहें तो थ्री डायमेंशन में हमें एक से ज़्यादा पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। और इसी तरह जैसे जैसे हम इन्फिनिट डायमेंशन में जाएंगे तो हमारे वाई पॉइंट इंक्रीज होते जाएंगे। जैसे अगर आपके पास एक लाइन है तो लाइन का आप जो है एक प्लेन के साथ डिस्टेंस तो नहीं ना फाइंड आउट कर सकते, लाइन पे ही कोई दो पॉइंट्स लोगे तो उनका डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसी तरह यहाँ पे उस डायग्राम में भी क्लियर किया हुआ है और थ्योरी में भी बताया कि एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ वाई पॉइंट सेटिस्फाइंग इक्वेशन 2 where the given M is a subset of R square is an open segment in A and B। ओपन सेगमेंट में यहाँ पे हमें जो है या तो मिलेगा ही नहीं y या फिर एक y हमें मिलेगा, एंड सर्कल आर्क इन C, और वहाँ यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे? इन्फिनिट मैनी पॉइंट्स मिल जाएंगे
y एग्जिस्ट कर रहे होंगे जिसका हम इस x से डिस्टेंस ले सकते हैं. दिस फैक्ट इज सरप्राइजिंग एंड हैज वेरियस थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल सीक्वेंसेस. It is one of the main reasons why the theory of Hilbert spaces is simpler than that of general Banach spaces. यही बेसिकली जो है वो पॉइंट है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारी हिल्बर्ट स्पेसेस जो है वो सिंपल है वेरास ऑफ द बनाक स्पेसेस. अब जब हमने स्टार्ट में इस चैप्टर को पढ़ा था तो वहाँ पे मैंने आपको क्लियर किया था कि हमारी जो बनाक स्पेसेस होती हैं वो हिल्बर्ट स्पेसेस होती है वो बनाक स्पेसेस होती है. इसलिए हिल्बर्ट स्पेसेस जनरलाइज फॉर्म है, इसलिए वो उनको जनरलाइज फॉर्म भी कहा इसी वजह से क्या है कि इसमें हमारे पास ज़्यादा पॉइंट्स जो हैं वो कैप्चर किए जा सकते हैं डिस्टेंस के as compared to Banach spaces. To consider that existence and uniqueness problem of Hilbert spaces and to formulate the key theorem 3.331 which is given below, we need to related concept which are of general interest. He's saying कि बिफोर स्टार्टिंग दिस थ्योरम, इस थ्योरम में जो हमारे दो पॉइंट्स इंक्लूड हैं उनको पहले वो डिस्कस करना चाह रहा है, जो कि जिसमें से एक हमारा सेगमेंट है और दूसरा कन्वेक्स का कंसेप्ट है. तो इसको पहले इनकी डेफिनेशन जो है हम एक्सप्लेन करेंगे, देन फिर उस टॉपिक को हम उस थ्योरम को देख लेंगे. सेगमेंट क्या है जी? सेगमेंट क्या है? ज्वाइनिंग ऑफ टू गिवन एलिमेंट्स x एंड y ऑफ अ वेक्टर स्पेस कैपिटल X इज डिफाइंड टू बी सेट ऑफ ऑल z बिलोंग्स टू x ऑफ द फॉर्म. अगर हमारे पास एक x एलिमेंट और y एलिमेंट हम कहाँ से ले रहे हैं? वेक्टर स्पेस में से ले रहे हैं, तो वहाँ हमें क्या मिलेगा? सेट ऑफ ऑल z, ऐसे तमाम पॉइंट्स का जो है पॉइंट्स मिलेंगे जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे. मीन टू से x और y जब वो है उनको हम इसमें पुट करेंगे तो हमें सेट ऑफ पॉइंट्स z मिलते जाएंगे. where alpha is a constant or real number lying between 0 and 1. ठीक है, या तो 0 होगा या 1 होगा या इनके बिटवीन कोई स्केलर का रियल नंबर है. सबसेट, अब कन्वेक्स की बात करते हैं. सबसेट m ऑफ x इज सेड टू बी कन्वेक्स. हम क्या कर रहे हैं? ये m सबसेट ले रहे हैं x का, इसको कन्वेक्स कब कहेंगे? इफ फॉर एवरी x y बिलोंग्स टू m द सेगमेंट ज्वाइनिंग x and y इज कंटेन्ड इन m. Figure 28 shows a simple example. For instance, every subspace y of x is convex and the intersection of convex sets is a convex set. जैसे ये देखिए हमारे पास हमारे पास ये क्या है जी? x है, वेक्टर स्पेस है. इसमें हमने क्या इंट्रोड्यूस की? एक m सेट हमने अपना इंट्रोड्यूस करवा लिया. ये हमारा क्या है जी? m सेट. अब इस m सेट में क्या लाई करें? x और y कोई दो से पॉइंट लाई करें, एक x पॉइंट एक y पॉइंट. इनको मिलाने से जो सेगमेंट जो है वो बन रहा है. अगर मिलाने के बाद ये दोनों पॉइंट और सेगमेंट, लाइन सेगमेंट जो है वो इसी सेट m के अंदर रहेगा, तो हम कहेंगे कि हमारा सेट जो है वो क्या है? कन्वेक्स सेट है. जैसे कि हमारा सबसेट m क्या है? इस टाइम कन्वेक्स है क्योंकि ये m के अंदर ही रह रहा है. और एक और पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि अगर दो कोई हमारे पास कन्वेक्स सेट है, जैसे ये कन्वेक्स सेट है, एक यहाँ पे हम एक और कन्वेक्स सेट क्रिएट कर लेते हैं. इन दोनों कन्वेक्स सेट का अगर इंटरसेक्शन लिया जाएगा तो जो आंसर आएगा वो भी कन्वेक्स सेट होगा. अब थ्योरम में देखते हैं. इसमें हमारे पास है जी मिनिमाइजिंग वेक्टर. थ्योरम है मिनिमाइजिंग वेक्टर पे डिपेंड कर रहा है या उसका हमें जो है वो फीचर्स इंट्रोड्यूस करवा रहा है. लेट x be an inner product space and m is non-empty a convex subset which is complete. x हमने इनर प्रोडक्ट स्पेस ली है और m उसका अंदर क्या है जी? एक सबसेट है. ये x हमारे पास एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है, m उसका सबसेट है जो कि नॉन एम्प्टी है, और ये कन्वेक्स सबसेट है. कन्वेक्स मतलब कोई से दो पॉइंट अगर हम लेते हैं उनको मिलाते हैं तो वो उनका आंसर भी इसी सेट m के अंदर आता है. और ये क्या m सेट क्या है? कंप्लीट भी है. देन फॉर एवरी given x belongs to capital X there exists a unique y belongs to m such that infimum between x minus pi tilde is equals to x minus y. अच्छा, यहाँ पे अब ये कहा जा रहा है कि अगर हम जो है कोई पॉइंट ले लें, लेट्स से हमने एक पॉइंट यहाँ पे लिया जी y टिल्डा ले लिया और यहाँ पे एक पॉइंट जो है वो x पॉइंट है. ठीक है, इनका जो डिस्टेंस है और उस डिस्टेंस का जो है हम इन्फिमम ले लें, या फिर इस पॉइंट x का, ये जो पॉइंट हमारे पास है ना, ये पॉइंट x पॉइंट, और यहाँ पे एक पॉइंट इंट्रोड्यूस करें y पॉइंट. इसका हम जो है वो माइनस करके और उसकी नॉर्म ले लें.
तो ये चीज इक्विवेलेंट आएगी, ये चीज। ठीक है, या तो हम इसका माइनस करके इसकी नॉर्म ले लें, या फिर x माइनस वाई टिल्डा करके और उसका इन्फीमम ले लें। ये चीज हमें जो है वो इक्विवेलेंट आती है। जैसे आप एक चीज नोट करें, आप किसी लोकेशन को की तरफ जाना चाह रहे हैं, जैसे आप अपने घर से यूनिवर्सिटी की तरफ मूव करते हैं, तो आपको जो है एक वे पता है जिससे आप रोज गुजरते हैं, लेकिन उसके अलावा एक शॉर्टेस्ट वे भी है। तो दोनों तो हैं, तो रास्ते आपकी एक ही मंजिल पे पहुंचाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये आपका डिस्टेंस क्या है जी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आप जा रहे हो, अपने घर से आप यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे हो, तो जो भी आप पाथ फॉलो कर रहे हो वो डिस्टेंस है, चाहे वो आपका लॉन्ग पाथ है, चाहे वो आपका डायरेक्ट पाथ है। तो कहा यही जा रहा है कि डिस्टेंस क्या होगा, अगर आप इस पॉइंट से, ये एक्स पॉइंट है और ये वाई टिल्डा पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आप आ जाएं डायरेक्ट, तो भी वो क्या होगा जी, डिस्टेंस होगा। अगर आप जो है कोई और पॉइंट, ये एक्स पॉइंट सेम पॉइंट है और कोई और पॉइंट जो है से होते हुए आप अपने दूसरे पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, तो उस टाइम भी आपका डिस्टेंस सेम ही रहेगा। सबसे पहले तो हम इसकी एग्जिस्टेंस निकालेंगे, फिर उसकी यूनिकनेस बताएंगे। यूनिकनेस क्या शो करेगी कि एक्चुअली में वाई टिल्डा और वाई एक ही पॉइंट है। तो एग्जिस्टेंस के लिए हम क्या कहते हैं जी, इन्फिमम की डेफिनेशन यूज करेंगे। और कंप्लीट उसने लिखा है यहाँ पे कि ये सबसेट एम, सबसेट क्या है, कंप्लीट है, एक चीज ये यूज करेंगे। तो ये दोनों यूज करते हुए पहले तो हम इसके एग्जिस्टेंस निकालते हैं। बाय द डेफिनेशन ऑफ एन इन्फिमम देयर इज अ सीक्वेंस वाई एन in M such that delta n approaches to delta, whereas delta n is equals to x minus yn norm. वी शो डैट वाई एन इज काशी, क्योंकि हमने कहा कि ये जहाँ से ये वाई बिलोंग कर रहा है, जिस सेट से, एम सेट से, एम कंप्लीट है। एम कंप्लीट कब होता है, अगर वहाँ पे सीक्वेंस जो है, हर काशी सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट होगा, तो हम कहेंगे कि एम सेट जो है वो कंप्लीट सेट है। तो इसलिए हमने यहाँ पे काशी सीक्वेंस लिया है। वाई एन इज अ काशी सीक्वेंस, राइटिंग वाई एन एज वाई एन माइनस एक्स इज इक्वल टू वी एन। हमने ये जो चीज ली है वाई एन, और इसमें से हमने क्या किया, एक्स जो है वो माइनस किया, इसको वी एन का नाम दे दिया। मीन टू से इसी की हमने नेगेटिव वैल्यू ले ली, और वी एन जो है उसकी नॉर्म इक्वल है डेल्टा के, डेल्टा एन के। अब ये चीज ले लें या ये चीज ले लें, तो इक्विवेलेंट ही है। जैसे मैंने आपको दो वेज बताए ना, दो रास्ते बताए, बिल्कुल वो इक्विवेलेंट ही आएगी। एंड वाई एन प्लस वाई एम, अब यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों सीक्वेंसेस, दो सीक्वेंसेस जो है उनको ले रहे हैं, उनको प्लस कर रहे हैं। जैसे ये हमारा वाई एन है, इसी तरह हम वाई एम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। उसमें क्या आएगा, वाई सॉरी वी एम ले सकते हैं, वाई एम माइनस एक्स अगर हम ले लेंगे तो वो वी एम बन जाएगा। जब वी एन प्लस वी एम की नॉर्म हम फाइंड आउट करेंगे, तो ये चीज हमारे पास आएगी। फर्दर हम इसमें से अगर टू कॉमन निकाल लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, और इसके साथ टू जो है वो खत्म हो जाएगा। और ये वाली चीज जो है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस वाली सारी वैल्यू को मैं नाम दे दूं इसको y का, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, y माइनस एक्स बन जाएगी, नॉर्म y माइनस एक्स, जो कि किसकी इक्वल होगी, डेल्टा की, बाय डेफिनेशन। ठीक है, हमने ये देखें डेफिनेशन में पढ़ा है कि x माइनस वाई ले लें या y माइनस एक्स, नॉर्म ही ये चीज़ इक्विवेलेंट ही होती है ना, इसलिए हमारे पास ये चीज़ क्या आ जाएगी, y के इक्वल। तो ये देखिए, टू हमारा क्या है जी, ये एज इट इज आ गया यहाँ पे। Because M is convex, M convex है, so that 1/2 yn plus ym belongs to M। convex होने की वजह से ये पॉइंट जो है, उसका कोई भी ये जो पॉइंट बन रहा है हमारे पास, इसका जब भी हम x के साथ डिस्टेंस लेंगे, तो वो m के अंदर ही लाई करेगा। तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट भी m के अंदर लाई कर रहा है, क्योंकि m convex है, और ये पॉइंट कहाँ से हम ले रहे हैं, m में से ले रहे हैं। Furthermore, we have phi n minus ym is equals to vn minus vm। अगर हम इन दोनों वैल्यू को माइनस करते हैं, वी एन को और वी एम को, तो हमारे पास ये चीज आ जाती है, एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा और ये चीज रह जाएगी। हेंस बाय द पैरेललोग्राम इक्वालिटी, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, पैरेललोग्राम इक्वालिटी, उसको यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, स्केयर अप्लाई करेंगे, तो हमें ये चीज मिल जाएगी। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूशन का काम रह गया, कि इस चीज की जो वैल्यू है वो हमने पढ़ी है कि दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 डेल्टा। इसका मतलब है कि हमारे पास ये साइड क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल। लेकिन क्योंकि नेगेटिविटी है, नेगेटिव की वजह से हमारा लेस देन का साइन अल्टरनेट हो जाता है। ये साइड ग्रेटर अगर है इस साइड से, तो अगर यहाँ हम नेगेटिव साइड अप्लाई कर दें, तो ये साइड क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी इस साइड से। ठीक है, नेगेटिव के साइन अप्लाई करने की वजह से, इसलिए यहाँ पे जो ये साइन है वो रिवर्स आ गया।
सिमिलरली यहाँ पे 2 एज इट इज Vn का स्क्वायर, Vn जो है हमने इससे पहले जो है वो लिखा हुआ है, Vn नॉर्म किसके इक्वल है जी, डेल्टा n के। सिमिलरली Vm नॉर्म किसके इक्वल है, डेल्टा m के नॉर्म के स्क्वायर, ऊपर एज इट इज आ जाएगा। एंड इक्वेशन 4 implies that yn is Cauchy sequence। ये जो हमारे पास इक्वेशन बन रही है yn माइनस ym नॉर्म स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू सम डेल्टा, ये क्या चीज शो कर रही है कि हमारी सीक्वेंस क्या है, Cauchy सीक्वेंस है। सिंस m इज कंप्लीट yn कन्वर्जेस, yn अगर m कंप्लीट है तो डेफिनेटली इसमें कोई भी हम सीक्वेंस yn ले लेंगे तो वो कन्वर्ज करेगा, और कन्वर्ज किसको करेगा, y को, और वो y पॉइंट कहाँ से होगा, m में से होगा। ठीक है, और अगर ये कन्वर्जेंट है, कन्वर्ज कर रहा है, तो देन वी से डेट x माइनस वाई नॉर्म इज ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा। आल्सो वी हैव x माइनस वाई नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू x माइनस वाई एन नॉर्म प्लस वाई एन माइनस वाई नॉर्म इज इक्वल टू डेल्टा एन प्लस वाई एन माइनस वाई नॉर्म अप्रोचेस टू डेल्टा। एक्चुअल में ये है क्या चीज़, एक्चुअल में हम यहाँ पे ये सिर्फ ले रहे हैं x माइनस वाई नॉर्म। ठीक है, x माइनस वाई नॉर्म में हमने क्या किया, दो ग्रेटर नंबर जो हैं वो प्लस और माइनस करती हैं। ये वाई एन और ये वाई एन, ये प्लस हो रहा है और ये क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। जब हमने इसमें प्लस और माइनस किए, मीन टू से यहाँ पे हम इस फॉर्मेट में लेंगे x माइनस वाई एक्स एज इट इज माइनस वाई नॉर्म थी, फिर हमने क्या किया, इस नॉर्म में x माइनस वाई एन प्लस वाई एन ये इंट्रोड्यूस किया और माइनस वाई ले लिया। ठीक है नॉर्म, अब इस नॉर्म को जब हम ब्रेक करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ लेस देन इक्वल का साइन आएगा, ये चीज़ बन जाएगी x माइनस वाई एन नॉर्म और प्लस नॉर्म वाई एन माइनस वन, ये नॉर्म आ गई। ये किस वजह से आया है हमारे पास लेस देन इक्वल का साइन, क्योंकि हमने जो है इस नॉर्म को, टोटल नॉर्म को क्या किया, डिवाइड कर दिया टू पार्ट्स में। इस वजह से ये हमारे पास क्या आ रहा है जी, लेस देन इक्वल का साइन आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, अच्छा जी, फिर फर्दर हमारे पास क्या है जी, ये वाली वैल्यू जो है ये किसके इक्वल है, डेल्टा एन के, और ये टर्म एज इट इज रहेगी हमारी। जब ये सीक्वेंस हमारे पास डेल्टा एन आ रहा है, मीन टू से जैसे जैसे हमारा x को y में से हम माइनस करते जा रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, डेल्टा एन। डेल्टा एन एक सीक्वेंस है, कन्वर्ज करेगा तो डेफिनेटली किसी एक पॉइंट को कन्वर्ज करेगा और वो पॉइंट क्या होगा, डेल्टा होगा। इट्स मीन x माइनस वाई नॉर्म जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा के। x माइनस वाई नॉर्म विल बी इक्वल टू दिस डेल्टा। अब हम इसकी यूनिकनेस प्रूव करेंगे। यूनिकनेस प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, दो डिफरेंट पॉइंट लेंगे तो शो कर देंगे कि एक्चुअल में वो सेम पॉइंट है। तो यूनिकनेस के लिए हमने क्या किया, y बिलोंग्स टू m, y नॉट बिलोंग्स टू m, बहुत सेटिस्फाइंग। क्या सेटिस्फाई कर रही है, जो हमारा सेक्शन 1 है उसी इक्वेशन को दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। एंड वी विल शो दैट y नॉट इज इक्वल टू y, हम ये शो कर देंगे कि ये y असल में y नॉट जो है ये y ही है। तो पैरेललोग्राम इक्वालिटी अप्लाई करेंगे, y माइनस वाई नॉट स्क्वायर इस चीज़ पे y माइनस वाई नॉट। ठीक है, y नॉट इधर ले जाके उस पर पैरेललोग्राम इक्वालिटी अप्लाई की। पैरेललोग्राम इक्वालिटी का मतलब वही, हम इसमें जो है एक चीज़ प्लस और माइनस करेंगे, वो हमने क्या की, माइनस एक्स और ये माइनस प्लस एक्स हो जाएगा। एक्स हमने इसमें प्लस और माइनस किया। ठीक है, फिर उसका स्क्वायर ओपन कर देंगे, जहाँ पे हमें वैल्यू y माइनस एक्स नज़र आ रहा है उसका स्क्वायर जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस वाई और y माइनस एक्स की नॉर्म इक्वल ही होती है, ये डेल्टा की इक्वल है, यहाँ डेल्टा का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ भी डेल्टा का, इस डेल्टा का स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हम जो है 1/2 ओपन 1/2 इसमें 2 कॉमन ले लेंगे और बाकी ये हमारे पास माइनस एक्स, ये -2x बन रहा था उसका, ये 2 आउटसाइड कॉमन आ जाएगा। और फिर हम इसको जो है जी, ऑन द राइट हैंड साइड 1/2 y माइनस वाई नॉट बिलोंग्स टू m सो डैट, ये वाली वैल्यू क्या है जी, ये वाली वैल्यू ये कहाँ से बिलोंग करेगी, y क्योंकि m से बिलोंग कर रहा है, y नॉट m से बिलोंग कर रहा है, तो ये सारी वैल्यू भी m से ही बिलोंग करेगी। ठीक है, और ये हमने कहाँ से लिया, x में से लिया हुआ है, जैसे मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि हम x में से लिया करेंगे और y जो है वो m में से लिया करेंगे, वहाँ पे डिस्टेंस की डेफिनेशन अप्लाई किया करेंगे। so that this will be greater than equal to delta, ये वैल्यू हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा होती है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस। जैसे हमने सबसे पहले डेफिनेशन में पढ़ा कि या तो हम इन्फिमम वाला ले लें, डेल्टा इज इक्वल्स टू इन्फिमम हम इसमें ले लें, या फिर हम जो है डायरेक्ट इसको लिख दें
x माइनस वाई लें। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। तो क्योंकि इन्फिमम हम यहाँ पे नहीं ले रहे, इसलिए हम इस साइड को क्या लेते हैं, लेस ले लेते हैं, लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू लेने का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पे हमारे साइड हमारे पास क्या है, एक हाफ वैल्यू जो है वो इसमें मल्टीप्लाई हो रही है, इस वजह से हमने इस साइड को ग्रेटर साइड लिया। दिस इम्प्लाइज दैट राइट हैंड साइड इज लेस देन और इक्वल टू जीरो। सो 2 delta square plus 2 delta square minus 4 delta square is equals to 0. Hence we have the equality y minus y naught norm is less than equal to 0. इस इक्वालिटी के ऊपर वाली इक्वालिटी की बात हो रही है। ये हमारी क्या हो जाएगी, ये वाली जो कंप्लीट वैल्यू है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू डेल्टा। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये टू डेल्टा स्केयर में कन्वर्ट हो जाएगी। जब ये डेल्टा स्केयर में कन्वर्ट हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, 4 वैल्यू हो जाएगी। अब ये वाली वैल्यू हमारे पास जो है इक्वल टू क्या होगी, 0 के। ठीक है, और जब ये 0 की इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, हमारी ये सारी साइड जो है, ये साइड क्या हो रही है, 0, वेयर एज यहाँ पे साइन लेस देन इक्वल का साइन आ रहा है। तो यहाँ से हमें मिलता है y माइनस वाई नॉट नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू 0। इस लेस देन वाली चीज़ छोड़ते हैं, अगर सिर्फ हम इक्वलिटी ले लें तो इसका मतलब क्या होगा कि y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू 0, दैट इज y नॉट इज इक्वल टू y। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे हमारी क्लियर हो गई कि यूनिकनेस पॉइंट की जो है वो यूनिकनेस है, जो हम पॉइंट ले रहे हैं वो यूनिक पॉइंट है। नेक्स्ट लेमा इज ऑन ऑर्थोगोनैलिटी। ऑर्थोगोनैलिटी जो है, ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन का आपको पता है, परपेंडिकुलर, जब एक लाइन दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर हो तो वहाँ पे हम उस जो वेक्टर्स हमारे बन रहे होते हैं वो एक दूसरे पे ऑर्थोगोनल वेक्टर होते हैं। तो यही चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे उसी ऑर्थोगोनैलिटी को। इन लेमा 3.3.1 let M be complete subspace y and x belongs to capital X fixed। y जो है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, M से। ठीक है, और x कहाँ से हम ले रहे हैं, कैपिटल x में से। let M be a complete subspace of y। अब m इस टाइम क्या है जी, x की सबस्पेस नहीं है, y की सबस्पेस है। देन z इज इक्वल टू x माइनस वाई इज ऑर्थोगोनल टू y। तो जो हमारे पास z वैल्यू बनेगी वो क्या होगी, y पे ऑर्थोगोनल होगी। ठीक है, हमने क्या प्रूव करना है, इस z को ऑर्थोगोनल करना है इस सेट y पर, सबस्पेस y पर। वही ये z orthogonal to y were false, there would be y1 belongs to capital Y such that z into y inner product is equals to बीटा। अब देखें, हम ये नहीं कह सकते कि एक वेक्टर जो है वो पूरी सबस्पेस पे ऑर्थोगोनल है, ये बात गलत होगी। हम क्या करेंगे, पूरी सबस्पेस नहीं लेंगे, पूरी सबस्पेस की जगह उसका एक पॉइंट y1 ले रहे हैं और फिर ये कह रहे हैं कि ये z और इस y1 की जो इनर प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या है जी, उसका कोई आंसर आ रहा है बीटा आंसर। क्लियरली y1 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर y1 0 होगा, ये वैल्यू 0 होगी, तो डेफिनेटली इनर प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, 0 की इक्वल। अगर इनर प्रोडक्ट ही 0 हो गई तो फिर हम ऑर्थोगोनैलिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं वहाँ पे क्रिएट कर सकते। इसलिए हमारा ये y1 क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। सिंस अदरवाइज z इज इक्वल इनटू y1 इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। अगर y1 हमारा 0 हो जाएगा तो इनर प्रोडक्ट 0 हो जाएगी। और फर्दर मोर फॉर एनी स्केलर अल्फा, हमने क्या किया, एक स्केलर अल्फा इंट्रोड्यूस करवाया, कहाँ पे, ये y के साथ। ठीक है, फिर हमने इस पे इनर प्रोडक्ट जो है, हमने ये बात पहले पढ़ी है कि हम नॉर्म को जो है इस तरह इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं 2 टाइम्स, जैसे हमने पढ़ा था x इंटू एक्स। ठीक है, उसके हमने फॉर्म में पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही हम इसको इस तरह से नॉर्म में हमने लिख दिया। अब ये वाली चीज़ जो है, जब हम इसकी इनर प्रोडक्ट लेंगे तो ये इनर प्रोडक्ट हम ओपन इस तरह से करेंगे। इनर प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट के साथ मल्टीप्लिकेशन, देन फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट की जो है वो फर्स्ट के साथ मल्टीप्लिकेशन, फिर इसकी सेकंड के साथ, और इसी तरह से ये हमारी मल्टीप्लिकेशन चलेगी। और ये इनर प्रोडक्ट हमने ओपन कर दिया। अब ये चीज़ जो है z इंटू y1, इसकी वैल्यू हमने क्या सपोज की हुई है, बीटा सपोज की हुई है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, बीटा। सिमिलरली ये हमारे पास क्या है जी, y1 z। हमने पढ़ा था कि नॉर्म में हमारे पास जो है ए और बी अगर हमारे पास है तो वो इक्वल होंगे बी और ए के, अगर हम माइनस में नॉर्म अप्लाई करें। लेकिन जब हमने इनर प्रोडक्ट की बात की थी तो वहाँ पे हमने कहा था कि अगर हमारे पास एक्स वाई इनर प्रोडक्ट है तो वो वाई एक्स इनर प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होगी, उसकी नेगेटिव डायरेक्शन आ जाएगी। तो इसलिए हमने क्या यहाँ पे लिखा है, अगर ये जी y1 इसकी वैल्यू बीटा है तो y जी जो है, y1 जी जो इनर प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू क्या है, बीटा डैश हम ले रहे हैं। ठीक हो गया, द एक्सप्रेशन इन द ब्रैकेट इज 0।
ये जो एक्सप्रेशन ब्रैकेट में है ये जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए y1 और y1 इसकी इनर प्रोडक्ट है। जैसे हम i का i के साथ जो है वो डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो इक्वल टू जीरो आता है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह इसकी डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो हो जाएगी और ये चीज़ वैनिश हो जाएगी। बाकी हमारी रिमेनिंग ये चीज़ रह गई। इसको हम जो है यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अल्फा बार इज इक्वल टू बीटा, बीटा बार नहीं है ये बीटा ही आएगा सिंपल, क्योंकि ये वाला बीटा है ना। अल्फा बार इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाय y1 इंटू y1। ओके ठीक है, ये सिर्फ इस वाली वैल्यू को ले रहा है क्योंकि ये जीरो के इक्वल जा रही है, इसलिए इसको जीरो के इक्वल लेके यहाँ से अल्फा बार की वैल्यू फाइंड आउट की जा रही है और इसमें सब्सटीट्यूट की जाएगी इस एक्सप्रेशन में। ये वाली चीज़ जीरो क्यों है वो मैंने आपको रीज़न बता दी, क्योंकि आई डॉट आई इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इसका आंसर क्योंकि जीरो आ रहा है इसलिए हम जो है इसमें से ये वैल्यू निकाल सकते हैं, अल्फा की या अल्फा बार की वैल्यू निकाल सकते हैं। अल्फा बार की हमने यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट की और इसको हमने जो है फ्रॉम थ्री वी हैव इक्वेशन थ्री जो है उससे हमें क्या मिलता है, जी नॉर्म अगर हम अप्लाई करें, जो ये इक्वेशन गिवन थी जी इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, इसके दोनों साइड हम नॉर्म अप्लाई करें तो वो हमें क्या देगा, कुछ ना कुछ डिस्टेंस की वैल्यू डेल्टा दे रहा होगा। सो डैट आवर इक्वेशन नाउ विल बी, अगर हम इस इक्वेशन को लेके चले तो यहाँ पे अगर हम अल्फा स्क्वायर अप्लाई कर दें, मीन टू से हमारी ये इक्वेशन जो है ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, दिस इक्वेशन विल बी इक्वल टू, जैसे ये देखें z और z जो है ये हमारे पास z नॉर्म के इक्वल है, z नॉर्म का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी हमारे पास क्या रह गया, अल्फा बीटा, इसकी हमने जो है अल्फा बार की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अल्फा बार की वैल्यू जब यहाँ पे पुट कर दी तो ये वाली चीज़ क्योंकि हमारी z जो है वो इक्वल है डेल्टा के, और डेल्टा में से समथिंग जो है वो माइनस हो रही है, जबकि डेल्टा के ऊपर भी स्क्वायर है। जी नॉर्म इक्वल टू डेल्टा है ना, तो जी नॉर्म स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर आ जाएगा। और इस डेल्टा स्क्वायर में से कुछ चीज माइनस हो रही है, इसका मतलब ये वाला जो साइड है, ये वाली साइड ये डेल्टा स्क्वायर से लेस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये वाली वैल्यू डेल्टा है और उसमें से कुछ वैल्यू माइनस हो रही है, तो इससे लेस हो जाएगी। बट दिस इज इम्पॉसिबल बिकॉज वी हैव z minus alpha y1 is equals to x minus y square, where y2 is equals to y plus alpha y1 belongs to y, so that z minus alpha y1 norm is greater than equal to डेल्टा। हमने ये बात पहले ये एक्सप्रेशन लिया हुआ है, इससे इस एक्सप्रेशन में हमने ये y2 की वैल्यू भी हमें पता थी कि हमने ये जो है वो लाइन सेगमेंट की वैल्यू ऐड की थी। अब और ये भी चीज़ हम जानते हैं, ऊपर थ्योरम में हम पढ़ चुके हैं कि ये चीज़ ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा होगी बाय द डेफिनेशन ऑफ डेल्टा, क्योंकि ये वाली वैल्यू क्या होती है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा होती है। तो हम कह नहीं सकते कि इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू डेल्टा, हेंस 5 कैन नॉट बी होल्ड, सो दिस लेम्मा इज प्रूव्ड। Next definition is direct sum. A vector space X is said to be direct sum of two subspaces Y and Z of X written as, direct sum को जो है हम कैसे लिख सकते हैं, x is equals to y, x is equals to y डायरेक्ट सम z, डायरेक्ट सम के लिए ये लिखते हैं। अब देखें वेक्टर स्पेस x हमारी वेक्टर स्पेस है और सब स्पेसेस कौन सी है, y और z, y और z जो सब स्पेसेस हैं उसको अगर हम डायरेक्ट सम लें तो वो पूरी वेक्टर स्पेस के इक्वल आ जाता है। इफ ईच x बिलोंग्स टू कैपिटल x हैज अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन, हमने क्या कहा कि अगर यहाँ से हम बजाय इसके कि पूरी वेक्टर स्पेस लें, हम उसका एक एलिमेंट x ले रही हैं, इसी तरह y का भी एक एलिमेंट ले रहे हैं और z का भी एक एलिमेंट ले रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, दिस कैपिटल Z इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक कंप्लीमेंट ऑफ y in x and vice versa, and y z are called complement pair of subspaces in x। तो जो हमारे पास ये क्या है, ये z ये अलजेब्रिक कंप्लीमेंट बन जाएगा y का, या y अलजेब्रिक कंप्लीमेंट बनेगा z का, किसके अंदर, वेक्टर स्पेस x के अंदर। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है जी, ये एक वेक्टर स्पेस x है और z क्या है, y और z क्या है जी, इनकी सब स्पेसेस, ये y और ये z है, इसका डायरेक्ट सम लेने से हमारे पास दोबारा क्या बन रहा है, x ही बन रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि y जो है वो अलजेब्रिक कम्प्लीमेंट है z का और z अलजेब्रिक कम्प्लीमेंट है y का, और इसी तरह ये y और z क्या बनेंगे, कंप्लीमेंट्री पेयर बनेंगे, पेयर ऑफ सबस्पेसेस ऑफ x।
कंप्लीमेंट्री मतलब जो लाजमी तौर पे जो हमारे पास बनती है सब स्पेसेस, वो दो सब स्पेसेस हैं। जैसे कोई चीज़ हम लें, बॉल लें, उसकी थ्रू उसको दरमियान में से हाफ कर दें तो उसकी दो पार्टीशन हो जाएंगी। तो दोनों पार्टीशन को अगर हम मिलाएं तो दोबारा हमारे पास जो है वो कंप्लीट बॉल मिल जाएगी। तो इसी तरह जो ये वाली चीज़ जो है, ये डायरेक्ट सम का भी सेम ही कंसेप्ट है। अब यहाँ पे एग्जांपल आपको दी जा रही है। हमने क्या लिया जी, इक्लिडियन स्पेस आर ली, सब स्पेस ऑफ इक्लिडियन प्लेन आर स्क्वायर की सब स्पेस क्या ले ली, आर ले ली, ठीक है। y has infinitely many algebraic component in r square, each of which is real line, but most convenient is complement that is perpendicular. We make use of this fact when we choose a Cartesian coordinate system. In r3 situation is the same in this principle. अब देखें, अगर r2 हमारे पास जो है ये x की जगह है, तो हम क्या कह सकते हैं कि एक r जो है, ये r, हम y जो है वो r ले रहे हैं, z भी हम r ले रहे हैं, r और r लेंगे, दो दफ़ा r हम लेंगे तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगी, आर स्क्वायर ही आ जाएगा। तो वो हमारे पास अलजेब्रिक कंपोनेंट बन जाएंगे। हर जगह हमारे पास r जो है वो r का अलजेब्रिक कंपोनेंट मिल जाएगा। सिमिलरली r3 पे भी हम ये सिचुएशन जो है वो डेवलप कर सकते हैं। Similarly, in the case of general Hilbert space H, the main interest concerned representation of H as a direct sum of the closed subspace Y and its orthogonal complement. एंड अगर हम हिल्बर्ट स्पेस की बात करें तो वहाँ पे हमारा कंसर्न क्या होगा, हम किसको डिस्कस कर रहे होंगे, हिल्बर्ट स्पेस को, और उसका डायरेक्ट सम किस सेंस में देखेंगे, क्लोज सब स्पेस ऑफ वाई। हिल्बर्ट स्पेस को हम क्या सिर्फ शो करवाएंगे कि वो क्लोज सब स्पेस है वाई की, एंड इट्स ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट, और उसका ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट जो है इस फॉर्मेट में लिखा जाएगा। ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट मीन हम जो है जी में से एच में से ले रहे हैं एक एलिमेंट जी, और वाई हमारी जो है वो सब स्पेस है, जो हमारी वेक्टर स्पेस एक्स की सब स्पेस है। अब इस जी जो है वो एच में से बिलोंग कर रहा है, पर अगर ये ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट है तो ये जी जो है ये क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा इस सब स्पेस वाई पर। जैसे हमने पहले पढ़ा, सब स्पेस वाई पे कंप्लीमेंट होने का, ऑर्थोगोनल होने का मतलब ये नहीं है कि हम सारी सब स्पेस पे लेंगे, बल्कि उसके एक एक पॉइंट पे लेंगे और हर पॉइंट पे वो कंप्लीमेंट होगा, इसलिए फिर हम पूरी स्पेस का ही नाम लिखते हैं यहाँ पे। विच इज द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स ऑर्थोगोनल टू वाई। ये कौन सा वेक्टर, ये कौन सी ये सेट है, सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स विच आर ऑर्थोगोनल टू वाई। हिल्बर्ट स्पेस के वो तमाम हमारे पास एलिमेंट्स या वेक्टर्स जो वाई के ऊपर ऑर्थोगोनल है, ये उनके सेट को डिनोट करेगा। दिस गिव्स अस मेन रिजल्ट इन दिस सेक्शन विच इज समटाइम्स कॉल्ड द प्रोजेक्शन थ्योरम फॉर रीजन ऑफ ट्रू वी एक्सप्लेन्ड आफ्टर द प्रूफ। इस तरह के जो हम इस सेक्शन में लेके चलेंगे तो उसको हम जो है प्रोजेक्शन थ्योरम भी इसको हम कह सकते हैं। प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, हमारा जो है अक्स साया किसी चीज़ का, तो ये वाली चीज़ हमें जो है वो प्रोजेक्शन ही दे रही है ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन का। थ्योरम हमारे पास है जी डायरेक्ट सम का, लेट y be any closed subspace of a Hilbert space H, then H is equals to y plus b। y हमारे पास क्या है, क्लोज सब स्पेस है किसकी, हिल्बर्ट स्पेस H की। तो जो अगर हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस है उसकी हमने एक सब स्पेस ली है, तो उस सब स्पेस और उसकी जो ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट है वो दोनों अगर हम ऐड कर लें इन दोनों को, तो दोबारा हमारे पास क्या आ जाएगी, हिल्बर्ट स्पेस आ जाएगी। जैसे मैं आपको कहूँ कि इंटीजर्स का सेट है, उसमें हमारे पास सारे पॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं और उसमें हमारे सारे नेगेटिव एलिमेंट्स भी होते हैं। तो अगर मैं इनकी दो पार्टीशन कर दूँ, एक पार्टीशन ये मैंने कर दी, एक पार्टीशन मैंने ये कर दी, ठीक है, ये पॉजिटिव एलिमेंट और ये नेगेटिव एलिमेंट। अगर आप देखें इनको मैं डायरेक्ट सम से ऐड कर दूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, सेट ऑफ इंटीजर्स ही बनेगा ना, जी बन जाएगा। बिल्कुल उसी तरह जब हम ऑर्थोगोनल हिल्बर्ट स्पेस की बात करेंगे तो ये हमारे क्या है, क्लोज सब स्पेस है, और ये वो चीज़ है जो क्लोज सब स्पेस के अलावा है, जो उसके ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट है वाई के, तो वो इसमें इंक्लूड कर देंगे तो अगेन हमारे पास कंप्लीट हिल्बर्ट स्पेस आ जाएगी। सिंस वी नो दैट हिल्बर्ट स्पेस इज कंप्लीट एंड वाई इज क्लोज, वाई जो है वो क्लोज है और हिल्बर्ट स्पेस कंप्लीट है, इसका मतलब क्या है, वाई भी कंप्लीट होगी बाय दिस थ्योरम। इस थ्योरम की स्टेटमेंट आप यहाँ पे जो है वो रिकॉल कर सकते हैं। सिंस वाई इज कन्वेक्स, क्योंकि वाई हिल्बर्ट स्पेस में क्लोज है तो इस पे कन्वेक्स की डेफिनेशन भी अप्लाई होगी, क्योंकि क्लोज सेट के अंदर रहते हुए हम कोई से भी दो पॉइंट लें, उनमें लाइन सेगमेंट बनाएं तो वो उसी सेट के अंदर आए। ये कन्वेक्स की भी डेफिनेशन फुलफिल कर रहा है बाय दिस थ्योरम एंड दिस लेमा। So this implies that for every x belongs to H,
देयर इज अ y बिलोंग्स टू y सच दैट x इज इक्वल टू y प्लस 3। x क्या हमारे पास आ जाएगा, x बिलोंग्स टू h, दिस y बिलोंग्स टू कैपिटल Y एंड z बिलोंग्स टू ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट ऑफ y। ठीक है, अब टू प्रूव यूनिकनेस, यहाँ पे हम उसकी एग्जिस्टेंस तो हमने बता दी है, अब उसकी यूनिकनेस प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, x इज इक्वल टू वाई प्लस जी, ये वाली चीज है, इसी को हमने y1 और z1 कह दिया। वेयर y एंड y1 ये दोनों y और y1 जो है y से बिलोंग कर रहे हैं, जबकि z और z1 कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, z में से। अगर हम इनको माइनस कर दें, इसको इसमें से माइनस कर दें, इसको इसमें से माइनस कर दें, मीन टू से ये इक्वल ही है ना, माइनस करके हम देखते हैं। अब ये जो माइनस किया हुई ये वाली चीज़ है, ये किस में पाई जाएगी, डेफिनेटली इट विल बी इन y। और ये वाली साइड कहाँ से होगी, डेफिनेटली इट विल बी इन y कंप्लीमेंट। सो इट्स मीन दैट y माइनस y1 बिलोंग्स टू y इंटरसेक्शन y कंप्लीमेंट दैट इज इक्वल टू 0। अगर देखें ये कहाँ से मिल रही है हमें, y से, तो हम क्या ये कह सकते हैं कि ये y माइनस y1 जो है हमें वो बिलोंग कर रही है y इंटरसेक्शन y कंप्लीमेंट से। और y एक चीज़ अलग है, y का कंप्लीमेंट एक चीज़ अलग है, और ये दोनों मिलके हमारे पास डायरेक्शन मिलने के बाद हमारे पास जो है वो एक सब स्पेस बना रहे हैं एज। ये हमारी क्या है जी, y है, और ये क्या है, y परपेंडिकुलर कंप्लीमेंट है ये। ठीक है, तो ये दोनों अगर अलग चीजें, अगर y माइनस y1 जो है इसके कंप्लीमेंट से इसके इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर कोई सेम चीज पाई ही नहीं जा रही। एंड लेट्स से इसको हम जो है थोड़ा सा यहाँ से पार्टीशन इसकी चेंज, ठीक है। तो अब देखें जी, इंटरसेक्शन में से है तो इसका मतलब ये एलिमेंट जो है वो हमारा कहाँ कहाँ से है, y माइनस y1। तो ये अगर हमारा y बिलोंग कर रहा है इसमें y में से, और जो y1 है वो भी y में से बिलोंग कर रहा है, और इसको हम कह सकते हैं कि उसके इंटरसेक्शन से अगर ये लेंगे, इंटरसेक्शन में क्या हमें चीज़ मिलेगी, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मतलब ज़ीरो। तो ये चीज़ जो है हमें शो क्या करेगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू 0। इट्स मीन y इज इक्वल टू y1। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि z इज इक्वल टू z1। ये यूनिकनेस हमें जो है वो दे रही है। ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन की बात करेंगे, y इन 7 इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। ये जो हमारा y है, दिस वन y, ये इस y को हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन बोलेंगे ऑफ x, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ x ऑन y। और ब्रीफली द प्रोजेक्शन ऑफ x ऑन y, प्रोजेक्शन हम किसी x ये x का साया बोलेंगे। दिस टर्म इज मोटिवेटेड बाय एलिमेंट्री ज्योमेट्री। फॉर इंस्टेंस वी टेक h इज इक्वल टू r स्क्वायर एंड प्रोजेक्ट एनी x इज इक्वल टू xi1 xi2 on the xi1 axis which then plays the role of y. The projection is y is equal to xi1 0। अब हम इसकी जो प्रोजेक्शन ले रहे हैं वो ये वाली प्रोजेक्शन x एक्सिस पे हमारी प्रोजेक्शन आ रही है। जैसे अगर देखें हमने आर स्क्वायर लिया, आर स्क्वायर में मैंने एक पॉइंट लिया, एक ये चीज़ ब्लॉक लेनी है, इसकी वैल्यू क्या है जी, xi1 xi2 है। ठीक है, इसका प्रोजेक्शन जब मैं x एक्सिस पे देखूंगी तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगी, x की वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, सॉरी x की मिल रही होगी, y की वैल्यू मुझे यहाँ पे नहीं मिलेगी। y की वैल्यू चूंकि यहाँ पे नहीं मिलेगी तो मेरे ये जो प्रोजेक्शन x एक्सिस पे शो हो रहा होगा, ये सारा x एक्सिस है। ठीक है, x एक्सिस पे तो यहाँ वैल्यू क्या बनेगी, ये चीज़ बनेगी। इसका मतलब इसका ये जो प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन जो है ये चीज़ डिनोट कर रहा है। अगर हम उसको x एक्सिस पे देखेंगे तो डेफिनेटली उसका y कंपोनेंट 0 हो जाएगा, बाकी वो वैल्यू एज इट इज रहेगी। इक्वेशन 7 डिफाइंस अ मैपिंग। किस तरह की मैपिंग को ये डिफाइन कर इक्वेशन 7, हम हिल्बर्ट स्पेस से y सब स्पेस पे जो है वो मैपिंग देख रहे हैं। मैपिंग है, यहाँ से एक एलिमेंट हम उठा रहे हैं x एलिमेंट, और उसको y के साथ हम मीटअप कर रहे हैं, और वो हमें कोई भी एक कंटिन्यूस फंक्शन जो है वो p फंक्शन दे रहा है। इस p फंक्शन इज नोन एज प्रोजेक्शन। और ऑपरेटर, हम इसको ऑपरेटर का नाम भी दे सकते हैं, जैसे कि ये देखें आपको ये इसके डायग्राम में भी क्लियर किया हुआ है। and he's saying that obviously p is bounded linear operator। p क्या होगा, ये bounded linear operator होगा। p maps h onto y, h onto y onto itself and z onto 0। ये वाली चीज जो है ये भी बातें क्लियर कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि h जो है onto y पे मैपिंग हो रही होगी अंडर दिस p, क्योंकि हम x एलिमेंट कहाँ से ले रहे हैं, h में से ले रहे हैं।
वाई एलिमेंट हम कहाँ से, इम्पोर्टेंट की डेफिनेशन हम अलजेब्रा में भी पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई मैपिंग है उसका स्केयर उसी के इक्वल आ जाएगा। मैट्रिसेस में भी हम पढ़ चुके हैं, इफ ए स्केयर इज इक्वल टू ए देन ए मैट्रिक्स इज नोन एज इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास ये जो बन रही है मैपिंग फ्रॉम हिल्बर्ट स्पेस टू दिस सेट वाई, ये भी हमारे पास क्या होती है, अनइम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि ये हमें क्या दे रही है, फ्रॉम आर टू गो टू आर पे हमें जो है वो प्रोजेक्शन दे रही है, इसलिए इसको भी हम अनइम्पोर्टेंट का नाम देते हैं। यहाँ पे यही क्लियर किया हुआ है, क्योंकि हम हर एलिमेंट जो भी ले रहे हैं वो हिल्बर्ट स्पेस से ले रहे हैं, मीन टू से हम आर स्क्वायर में से लेते हैं, और जब उसकी प्रोजेक्शन देखते हैं तो वो फिर हमें एक रियल लाइन पे हमें प्रोजेक्शन मिल रही होती है। हेंस पी वाई इज द आइडेंटिटी ऑपरेटर ऑन वाई। अगर हम जो है वाई की वाई पे देखेंगे तो वो आइडेंटिटी ऑपरेटर हमें देगा, एंड z is equals to y orthogonal. Our discussion yields. Next lemma is null spaces. The orthogonal component y tilde of a closed subspace y, ये y tilde क्या है, ऑर्थोगोनल कंपोनेंट है इस क्लोज सबस्पेस y का। ये सबस्पेस किसकी है, y हिल्बर्ट स्पेस की। तो ये y tilde क्या है जी, ये नल स्पेस कहलाएगी ऑफ द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन कहाँ से बनेगी, फ्रॉम h ऑन टू y, या इस पे ये जो प्रोजेक्शन बनती है इस पे ये और नल स्पेस बनाती है, ठीक है। ये y ऑर्थोगोनल कंपोनेंट जो है। An orthogonal component is a special inhalator where the definition of inhalator M orthogonal of a set M is non-empty, is an inner part of space, set X is the set, एंड इनहेलेटर की यहाँ पर डेफिनेशन दी जा रही है। इनहेलेटर जो है उसको कैसे डिफाइन किया जाता है, अगर हम वेक्टर स्पेस x से एक एलिमेंट लें, वेयर एज x बिलोंग्स टू x, वेयर एज x इज परपेंडिकुलर टू m। x का क्या होगा, ये वाला जो वेक्टर स्पेस से एलिमेंट लेंगे ये परपेंडिकुलर होगा किस पे, m पे। तो इस m को जो है वो हम क्या बोलेंगे, इनहेलेटर बोलेंगे। does x belongs to m perpendicular if and only if x v is inner product is equals to 0। सेम एलिमेंट होंगे, इनर प्रोडक्ट कब जीरो होती है, जब दोनों एलिमेंट्स क्या हो, सेम हो। अगर x जो है वो इसमें से बिलोंग कर रहा है परपेंडिकुलर m में से, तो ये v हमारा कहाँ से बिलोंग कर रहा होगा, m में से। दिस एक्सप्लेन्स द नेम। नोट दैट m परपेंडिकुलर इज द वेक्टर स्पेस सिंस x y belongs to m perpendicular implies for all v belongs to m and r scalars alpha beta, क्योंकि ये m परपेंडिकुलर क्या होती है, वेक्टर स्पेस होती है। वेक्टर स्पेस के लिए हम उसका सब स्पेस का क्राइटेरिया ले रहे हैं और वो यहाँ पे फुलफिल कर रहे हैं, जिसमें v हमारे पास वेक्टर है और अल्फा बीटा यहाँ पे स्केलर्स हैं, क्योंकि ये रिलेशन हमारा किसको बिलोंग कर रहा है, m परपेंडिकुलर को। m परपेंडिकुलर क्या है, क्लोज है, और ये m अगर हम परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट दो दफ़ा इसका इम्प्लीमेंट करें तो फिर हम इसको किस तरह से लिखेंगे, इस फॉर्मेट में लिखेंगे। और ये ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट जो है, डबल ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट, ये भी क्या होगा, ये सुपर सेट हो जाएगा m का, ठीक है। ये चीज़ जो है वो ग्रेटर हो जाएगी m से, क्योंकि एक टाइम हमने ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट लिया है और एक टाइम फिर हम इसका ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट लेंगे, तो कुछ m से एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, बाहर के एलिमेंट्स भी इंक्लूड हो जाएंगे, इसलिए ये ग्रेटर हो जाएगा। बिकॉज x बिलोंग्स टू m एंड x बिलोंग्स टू m, orthogonal complement implies that x belongs to m orthogonal complement and its orthogonal complement, but for closed subspaces we even have। अब अगर हम क्लोज सबस्पेसेस लें तो तब हमारे लिए जो है वो ये बात थोड़ी सी और तरह से होगी। वो ये है कि इफ y इज अ क्लोज सबस्पेस ऑफ हिल्बर्ट स्पेस h देन y इज इक्वल्स टू y डबल ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट। इसमें यहाँ पे अभी हमने ये पढ़ा है कि m जो है वो लेस हो जाएगा या सबसेट बन जाएगा m डबल ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट का। लेकिन अगर ये m, यही m क्लोज सबस्पेस हो, या इस m को हम y नाम दे दें, y जो है वो क्लोज सबस्पेस हो हमारी हिल्बर्ट स्पेस h की, तो देन जो हमारे पास डबल ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट है वो y सबस्पेस के ही इक्वल आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन y इज अ सबसेट ऑफ y डबल ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट, क्योंकि ये हमें जो है इस डेफिनेशन से पता है, इस रिजल्ट से, ये स्टैटिक रिजल्ट से हमें ये बात इम्प्लीमेंट की, ये तो लाजमी तौर पे होती है ना। तो वी शो डैट, हमने सिर्फ ये प्रूव करना है कि y इज अ सुपरसेट ऑफ डबल ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट, दैट x बिलोंग्स टू डबल ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट y, then x is equals to y plus z by 3.34 theorem, where y belongs to capital Y
और ये y जो है ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, कैपिटल Y से। तो एंड दिस y इज द सबसेट ऑफ डबल कम्प्लीमेंट ऑफ y। सो since x double complement is a vector space and x belongs to y double complement, क्योंकि हमारे पास जो है ये y इस y से बिलोंग कर रहा है और ये y इसका सबसेट है, तो इसका मतलब y यहाँ से बिलोंग करेगा। सिमिलरली y डबल वेक्टर जो है वो हमारे डबल परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर कम्प्लीमेंट जो है वो एक हमारे पास वेक्टर स्पेस है। और अगर इसमें से x इसमें से हम ले रहे हैं बाय अजम्पशन वी आल्सो हैव z इज इक्वल टू x माइनस वाई। तो हम ये भी लिख सकते हैं z जो है वो किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू x माइनस वाई के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये x जो हमारा है ये कहाँ से मिल रहा है, डबल कम्प्लीमेंट से, डबल परपेंडिकुलर कम्प्लीमेंट से, और y ऑलरेडी हमें पता है कि डबल परपेंडिकुलर कम्प्लीमेंट से है। तो ये सारा माइनस करने से जो एलिमेंट हमारे पास z आ रहा है वो भी बिलोंग करेगा डबल कम्प्लीमेंट परपेंडिकुलर से। हेंस क्योंकि ये भी जो है इसी में से बिलोंग कर रहा है, तो y जो है ये z जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर हो गया y कम्प्लीमेंट के, क्योंकि इनिशियली हमने यहाँ पे जो z लिया था वो हमने परपेंडिकुलर लिया था किस पे, y कम्प्लीमेंट पे, ठीक है, सिंगल कम्प्लीमेंट पे। बट z बिलोंग्स टू y कम्प्लीमेंट बाय थ्योरम 3.34, लेकिन ये इसको बिलोंग भी कर रहा है। तो ये दोनों बातें जब हम इसको कंबाइन करते हैं तो हम कह सकते हैं कि z इज परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, हेंस z इज इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है, दोनों की इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है। अगर दोनों की इनर प्रोडक्ट इक्वल टू इनर प्रोडक्ट जो है वो 0 कब हो गई, जब दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे। जब z अगर हमारे पास 0 हो जाएगा तो फिर रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाएगा, x इज इक्वल टू y रह जाएगा, वेयर एज x बिलोंग्स टू कैपिटल Y एंड x सिंस x बिलोंग्स टू डबल कम्प्लीमेंट ऑफ y। ये देखें x हमारा y से भी बिलोंग कर रहा है और x जो है वो डबल कम्प्लीमेंट ऑफ y से भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि x हमारा दोनों एलिमेंट्स में से बिलोंग कर रहा है और y हमारा जो है वो अब ग्रेटर सेट बन गया। y ग्रेटर सेट क्यों है, उसकी वजह ये है कि क्योंकि हमारा ये जो y है वो भी y से बिलोंग कर रहा है और ये जो x है ये भी y से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इस दोनों एलिमेंट जो है वो y से बिलोंग कर रहे हैं। इट्स मीन दिस y इज द कैपिटल सेट वेयर एज y डबल कम्प्लीमेंट। तो ये भी हमारे पास जो है वो प्रूव हो गया कि दिस y इज द सुपरसेट ऑफ y डबल कम्प्लीमेंट ऑर्थोगोनल कम्प्लीमेंट। और यहाँ पे ये चीज़ है कि y जो है वो सबसेट है। तो ये और ये चीज़ मिलके हमें क्या देती है, इक्वालिटी दे देती है और हमें ये चीज़ प्रूव हो जाती है। It is the main reason for the use of closed subspaces in the present context, since z orthogonal complement is equals to y double orthogonal complement is equals to y। अब इस 8 की बात हो रही है, इस इक्वेशन की, कि यही मेन हमें जो है रीज़न है कि हम जब भी हम ऑर्थोगोनल कम्प्लीमेंट लेते हैं तो हम क्लोज सबस्पेसेस की बात क्यों करते हैं। क्लोज सबस्पेसेस इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारे पास जी जो है ऑर्थोगोनल कम्प्लीमेंट है वाई पे और वाई इक्वल किसके हैं, ऑर्थोगोनल डबल कम्प्लीमेंट के। सो फार्मूला 6 जो है उसको हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास z था और इस साइड पे हमारे पास y था, तो इस y को हमने क्या कन्वर्ट किस में कन्वर्ट कर दिया, z ऑर्थोगोनल कम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर दिया। इट फॉलोज दैट x अप्रोचेस टू z डिफाइंस अ प्रोजेक्शन। इट्स मीन हमें जो प्रोजेक्शन अब मिल रही है ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन वो कैसी हमें मिल रही है, फ्रॉम हिल्बर्ट स्पेस टू सेट z set of h onto z whose properties are quite similar to those of projection p considered before. Next one, lemma is dense set. This one is on dense set. For any subset M that is non-empty subset of a Hilbert space H, the span of M is dense in H if and only if M perpendicular is equals to 0। अगर हम इस M का जो है ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन फाइंड आउट करें और वो 0 के इक्वल आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि दिस M is dense in H। Let X belongs to M orthogonal complement and assume V is equals to span M। हमने स्पैनिंग सेट ले लिया M का टू बी द डेंस इन H, देन X बिलोंग्स टू V बार इज इक्वल टू H। अगर हमने V लिया है वो M को स्पैन कर रहा है और इस V से बाहर कोई एलिमेंट लेंगे तो वो हमारा V क्लियर होगा, मीन टू से इस V से बाहर का हम सेट ले रहे हैं, स्पैन M से बाहर का सेट ले रहे हैं और वो कहाँ पे बिलोंग करेगा, H में से। जैसे अब यहाँ पे इस डायग्राम को देख सकते हैं, ये H हमारे पास कोई सेट है और यहाँ पे हमारे पास ये M है, इसमें इसका ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर भी मौजूद है,
इसको मैं m का नाम दे रही हूँ, ठीक है। ये x हमने यहाँ से लिया और एक और x हम ले रहे हैं जो कि v बार में से है। ये स्पैन सेट है v का और ये क्या है जी, ये v बार है। ये x हम कहाँ से ले रहे हैं, ये हम ले रहे हैं m परपेंडिकुलर में से, और ये x हमने दूसरा जो लिया है, दूसरा x हमने लिया है v बार इनटू से h स्पेस में से। देन थ्योरम, बाय दिस थ्योरम देयर इज अ सीक्वेंस x n इन v। तो इस v पार्ट में स्पैनिंग सेट जो है, इसमें स्पैन के सेट में हमें एक सीक्वेंस मिलेगा और वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा और कन्वर्ट कर रहा होगा x को। सिंस x बिलोंग्स टू m परपेंडिकुलर, सो हमें पता है कि x जो है वो परपेंडिकुलर है, तो x हमने है यहाँ पे हमने इधर से लिया और उसको प्रूव कर दिया कि वो इस पे जो है वो मैपिंग कर रहा है। तो इसका मतलब है कि m जो है m परपेंडिकुलर वो क्या हो गया, ऑर्थोगोनल हो गया v पे। क्यों, क्योंकि जब भी हम xn और x का इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हमें 0 दे रहा है वो आंसर। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास जो है ये सीक्वेंस हमें मिल रहा है। इस सीक्वेंस से जब भी हम चीज़ अप्रोच कर रहे होते हैं, तो या हम चाहे इस चीज़ को लिख लें या फिर हम लिख लें x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एक्स अप्रोचेस टू 0, ठीक है। जैसे कि एक्स एन माइनस एक्स अप्रोचेस टू 0, ये चीज़ लिख लें। तो ये चीज़ हमें क्या देती है, इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0 दे रही होती है। द कंटिन्यूटी ऑफ इनर प्रोडक्ट बाय दिस लेमा इम्प्लाइज दैट ये एलिमेंट जो है किसको अप्रोच कर रहे होंगे, एक्स को, एक्स एलिमेंट को अप्रोच कर रहे होंगे टुगेदर विद एक्स। एक्स इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब इस एक्स के साथ इनर प्रोडक्ट हम ले रहे होंगे तो ये हमें एक्स स्क्वायर दे रहा होगा, डेट इज इक्वल टू 0। मीन टू से ये वाली इनर प्रोडक्ट किसको मैप कर रही है, 0 को मैप कर रही है। 0 को मैप करने का मतलब यही है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। Since m belongs to m perpendicular was arbitrary, this shows that m perpendicular equal to 0। क्योंकि ये हमारी मैपिंग जो मिल रही है वो इक्वल टू 0 आ रही है, इसका मतलब ये एलिमेंट और सीक्वेंस यहाँ से अगर m से हम एक एलिमेंट ले रहे हैं, एक सीक्वेंस ले रहे हैं और उनको अप्रोच करवा रहे हैं, वो 0 के इक्वल आ रहा है। तो फिर इसका मतलब जो इसमें परपेंडिकुलर जहाँ से हमने x लिया था तो वो भी इक्वल टू वही मैप करना, नल स्पेस को, 0 को भी मैप कर रहा होगा। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि ये डेंस है। कन्वर्सली अगर हम प्रूव करना चाहें इसी चीज़ को कि अगर हम m परपेंडिकुलर को 0 के इक्वल लेंगे और देन हम प्रूव करेंगे कि m परपेंडिकुलर जो है वो डेंस है, इस चीज़ में ये चीज़ उसी चीज़ को रिवर्स लेते हुए और थ्योरम जो है हमारा 3.34 यूज़ करके हमने इसको प्रूव किया हुआ है। अब यहाँ पे आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं इनके सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। उनमें से आपने जो है क्वेश्चंस नंबर करने हैं 3.3 सेक्शन है हमारा ना, इसमें हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 1, 5, 7, 8 एंड 9। ये क्वेश्चन करेंगे दिस वन। इसमें हम एग्जाम्पल जो है वो इलस्ट्रेट करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे that x is equals to r square, find m perpendicular if m is a x where x belongs to this and b is linearly independent set। पहले हम a सेट लेंगे और उसको प्रूव करेंगे, देन b पार्ट में हम लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट लेंगे और उसको प्रूव करेंगे कि वो x का सबसेट है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमारा यही है कि हमने प्रूव करना है a इज अ सबसेट ऑफ डबल ऑर्थोगोनल a का और b ऑर्थोगोनल इज अ सबसेट ऑफ a ऑर्थोगोनल, ट्रिपल ऑर्थोगोनल इज अ इक्वल टू a ऑर्थोगोनल। And question number 8, show that the annihilator M orthogonal of a set M is an inner product space X is a closed subspace of X. Similarly, question 9, show that subspace Y of a Hilbert space X is closed in H if and only if Y is equal to double perpendicular। ये भी मैंने कुछ इसमें से करवा दिए हुए हैं, कुछ जो है वो आपको इनके हिंट प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, बाकी आपने इसकी कंप्लीट करके इसकी एक्सरसाइज जो है वो मुझे कल तक सबमिट करवानी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।